आगे बढ़ते हैं। भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की हो तब कोई भी सीमा बड़ी नहीं होती। भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की धरती कांप उठी। 7 मई की रात पाकिस्तान के बहावलपुर से लेकर मुरीदके तक तबाही का मंजर देखने को मिला। भारत ने पाकिस्तान में सबसे बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर आतंक की कमर तोड़ दी गई। भारत ने साफ कर दिया है कि अब अगर सीमा पार से गोली चलेगी तो जवाब बम से दिया जाएगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला देंगे। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया है। तारीख 7 मई, पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकाने टारगेट। पाकिस्तान से लेकर पीओके में 7 मई की रात एयर स्ट्राइक से आतंक के अड्डे मिट्टी में मिल चुके हैं। बहावलपुर, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मरकज सुभान अल्लाह। मुरीद के लश्कर तैयबा का कैंप, मरकज तैयबा। तेहरा कला, जैश ए मोहम्मद का कैंप, सरजल। ममुना जोया, सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन कनेक्शन। मरकज अहले हदीस, बरनाला, लश्कर तैयबा। मरकज अब्बास कोटली, जैश ए मोहम्मद। मस्कर राहिल शाहिद कोटली, हिजबुल मुजाहिदीन। शवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, लश्कर तैयबा कनेक्शन। सैदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, जैश ए मोहम्मद कनेक्शन। भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद 9 आतंक के गढ़ों को निशाना बनाया, जो न सिर्फ सीमा पार से लगातार आतंकवाद को हवा दे रहे थे, बल्कि भारत के खिलाफ बड़े हमलों की तैयारी में जुटे थे। इन ठिकानों को चुनना महज सैन्य एक्शन नहीं, एक बड़ा संदेश आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के लिए भी है। And those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed. 7 मई को हुई भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान और पीओके में 100 आतंकी मारे गए, जिसमें जैश लश्कर के टॉप आतंकियों के नाम हैं। एयरफोर्स ने पहला टारगेट किया मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, पाकिस्तान। यह जगह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। पुलवामा हमले की प्लानिंग और ट्रेनिंग यहां से हुई थी। आतंक का ट्रेनिंग कैंप और रिहायशी क्वार्टर यहां पर रहे। आईएसआई का निगरानी कैंप और 24 घंटा पाकिस्तान की सुरक्षा घेरे में यह जगह रही। भारत ने यहां एयर स्ट्राइक की तो मानो पाकिस्तान में भूकंप आ गया। पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्री तबाह और मलबे में बदल गई। बहावलपुर में हुई आतंकी स्ट्राइक पर कई बड़े आतंकी मारे गए, जिसमें हाफिज मोहम्मद जमील का नाम है। मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश के लिए धन उगाही में पूरी तरह एक्टिव था। दूसरा बड़ा नाम है अब्दुल रऊफ असगर। असगर जैश प्रमुख मसूद अजहर का छोटा भाई है। IC-814 विमान अपहरण का मास्टरमाइंड, पठानकोट फिदाइन हमले के लिए जिम्मेदार, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड रहा। मोहम्मद हसन खान, जैश ए मोहम्मद का बड़ा आतंकी, जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर का बेटा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार। खालिद उर्फ अबू अकासा, आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से कनेक्शन, जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड। अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में शामिल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया। भारतीय वायुसेना ने आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। दूसरा टारगेट बना मुरीद के पाकिस्तान
मरकज तैयबा लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा ट्रेनिंग हब। लाहौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद और दूसरे आतंकी गुटों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, आतंकियों को बॉम्ब बनाने, ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग मिलती थी। 26/11 मुंबई हमलों के लिए आतंकी यहां से ट्रेंड हुए। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की सीधी निगरानी यहां थी। यहां की एयर स्ट्राइक में भी सेना ने आतंक को सीधा जड़ से उखाड़ दिया। मुरीदके में एयर स्ट्राइक में मुदस्सर खाद्यान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल मारा गया। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से रिश्ता था। लश्कर तैयबा के मुख्यालय मुरीदके का प्रमुख था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ढेर हो गया। That you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. एयरफोर्स का तीसरा टारगेट बना नारोवाल पंजाब प्रांत पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का लॉन्चिंग सेंटर। चौथा टारगेट सियालकोट पंजाब प्रांत पाकिस्तान में आतंकवाद का एक और ट्रेनिंग सेंटर। पांचवा टारगेट बरनाला भिम्बर पीओके में लश्कर तैयबा का प्रमुख घुसपैठ केंद्र। छठा टारगेट कोटली में जैश का लोकल कमांड सेंटर। सातवां टारगेट कोटली में हिजबुल का लॉन्च पैड रिक्रूटमेंट सेंटर। आठवां टारगेट मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का भर्ती और ट्रेनिंग हब। नौवां टारगेट मुजफ्फराबाद पीओके में जैश ए मोहम्मद का पीओके का हेडक्वार्टर। भारत की ये कार्रवाई सिर्फ आतंकी अड्डों को मिटाने का नहीं, बल्कि दुनिया को ये दिखाने का भी है कि अगर पाकिस्तान आतंक का गढ़ है तो हर हमले का जवाब अब घुसकर होगा। भारत की एयर स्ट्राइक सिर्फ आतंकवाद में इमारतें नहीं टूटी हैं, बल्कि दुनिया के सामने वो तस्वीर लाकर रख दी है कि आज पाकिस्तान आतंकवाद को पैदा कर आतंकवाद की जड़ें दूसरी देशों तक पहुंचाने में जुटा है, जिसमें उसका साथ वहां की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई देती है। और इसका सबूत भारतीय वायुसेना ने दिया है इन तस्वीरों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने पूरी तरह से पाकिस्तान और वहां की सेना की पोल खोलकर रख दी है। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना के आला अधिकारी शामिल हुए। पाकिस्तान में लश्कर के कमांडर अब्दुल रऊफ के साथ जनाजे में नमाज पढ़ते दिखे पाकिस्तान के सेना के अधिकारी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन से लेकर मेजर जनरल तक के अधिकारी शामिल हैं। बहावलपुर में दहशत की बुनियाद ढांचे को तोड़कर भारत ने आतंकवादियों को बता दिया है, अब पनाहगाह कहीं भी हो, भारत का निशाना अचूक है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो भारत ने साफ स्पष्ट कहा है कि अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ खबरें अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर कुरैशी, साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर रिटायर्ड मेजर आनंद सनवारिया और साथ ही खबरें अभी तक के इनपुट एंड आउटपुट हेड कमल कौशिक जुड़ चुके हैं। नासिर जी, ये जो तमाम घटनाक्रम अभी तक का हुआ, सारी दुनिया ने देखा। अब थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री जो है देश को संबोधित करेंगे। सभी लोग बेसब्री से कहा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे। बिल्कुल तमन्ना, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के दिन के अलावा जितने भी पिछले एक हफ्ते में दिन गुजरे हैं, हर एक दिन बहुत कीमती और बहुत महत्वपूर्ण था। हमने देखा है और इस जनरेशन ने, इस पीढ़ी ने देखा है कि हमारी भारतीय सेना कितनी जांबाज है, उनका शौर्य, उनका पराक्रम हमने देखा है। बहुत सारी चीजें देखने को मिली और हमने ये भी देखा कि दुश्मन को जब जवाब देने की बारी आती है और जब भारतीय सेना को कहा जाता है तो भारतीय सेना दुश्मन के देश में घुसकर, उनके घर में घुसकर बड़े बड़े आतंकवादियों को मारकर आती है। पहलगाम के हमले के बाद, पहलगाम का जो जख्म था, उसके बाद पूरे देश की एक आवाज थी कि अब आतंकवाद का सर्वनाश कर देना चाहिए
और किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बख्शना नहीं चाहिए, इनको मिट्टी में मिलाना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही बात कही थी। और जैसा आपने कहा कि आज का दिन, आज प्रधानमंत्री आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं, शायद उनकी तरफ से उन जवाबों को दिया जाए। और बहुत सारी बातें हैं और बहुत सी ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो अब तक देश के सामने न आई हों। हम सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आनंद संवारिया जी, जो रिटायर्ड मेजर हैं, जिन्होंने एक लंबा वक्त फौज में बिताया है और 1971 की जंग में वो खुद मौजूद रहे। सबसे पहले सर आपको और हमारे तमाम देश के सैनिकों को सैल्यूट, हमारा सलाम हमारा। और कमल मेरे साथ, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे इनपुट आउटपुट हेड, और लगातार हम बात करते रहे हैं। और आज जिस तरह से तमाम चीजें, अच्छा एक बात और यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि भारत ने घर में घुसकर भी मारा, आतंकवादियों का सफाया किया, और हमारी सेना बार बार ये कहती रही कि हमने कभी भी किसी नागरिक पर निशाना नहीं साधा, हमने पाकिस्तान की सेना को निशाना नहीं बनाया, आतंकवादियों को और आतंकवादियों के ठिकानों को बनाया। लेकिन जब आतंकवादियों को निशाना बनाया गया तो फिर पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी जो जवाब आए, जो वर्ताव उनका रहा, जो रवैया उनका देखा गया, तो वो भी ऐसा ही था कि ये खुद आतंकवाद के समर्थन में खुलकर आ चुके हैं और वो पहले से समर्थन में थे, बाकी दुनिया के सामने बिल्कुल पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। मैं शुरुआत सर आपसे ही करना चाहूंगा चर्चा की। डॉक्टर कुरैशी जी, अब तक का जो सिनेरियो गुजरा है इसमें कोई शक नहीं, हमें सेना के शौर्य के बारे में तो पूरी दुनिया को मालूम है, और भारत की सेना ने दिखा दिया है कि जब भारत की सेना कुछ करने पर आती है तो उसकी चर्चा, उसकी गूंज पूरी दुनिया में होती है। और शायद इससे पहले इतने आतंकवादियों को कभी किसी देश ने उनके घर में घुसकर मारा हो। अब तक की जो तमाम चीजें आई हैं, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर, और आज प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को लेकर जो टाइमिंग आई है, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए डॉक्टर कुरैशी जी, जो पहलगांव में एक घिनौना कृत्य उन कायरों ने किया था और हमारे आदमियों को, 26 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया, और लेडीज को कह दिया कि जाके मोदी को कह दियो कि हमने मार दिया तुम्हारा आदमी। और मोदी जी उस वक्त एक फॉरेन टूर पे थे, उन्होंने वो मैसेज लपका और लपकते उन्होंने अपना फॉरेन टूर छोड़ करके आते ही दनादन मीटिंग शुरू कर दी, ताकि और अनाउंस कर दिया, एक ध्येय दे दिया। देखिए नासिर जी, हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, हम पाकिस्तान की आर्मी नहीं है। हमारी आर्मी रन बाय आवर कमांडर्स अंडर द पॉलिटिकल विल। पाकिस्तान में उल्टा है कि वहां पे जनरल नासिर प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं मानता। और इस आपको अचंबा लगा होगा कि अब की बार अमेरिका के एम्बेसडर ने जब बात की तो प्रधानमंत्री के बजाय जनरल मुनीर से बात की, और वो मुनीर जो एक कट्टरवादी है, वो बिल्कुल उसे, ये जो हमारा पहलगांव का दुखदायक घटना हुई उससे 5 दिन पहले ही उसने एक संबोधन में कहा था कि हिंदू मुसलमान कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, ये धर्म, वो बिल्कुल एक कट्टरवादी इंसान है, प्रोफेशनल जनरल नहीं है। लेकिन उसने कभी ये सोचा नहीं था कि उसकी ये गलती का अंजाम इतना बड़ा होगा। पूरा भारतवर्ष, और पूरा भारतवर्ष क्यों, सारी वर्ल्ड जो है आतंकवाद के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। और उसके बाद में जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो, जब उसको क्लियरेंस मिल गया, और क्लियरेंस क्या था, एक पूरा ध्येय मिला जाता। आर्मी में जब हमको अटैक करने जाते हैं हमें एक ध्येय दिया जाता है कि इस हिलक को कैप्चर करना है या कर, तो हमें ध्येय दिया गया था कि जो टेररिस्ट हैं उनकी नर्सरी है जहां उनकी भर्ती होती है। देखिए बॉर्डर पे तो हम मार ही रहे हैं सबको, तो उन्होंने कहा कि वहां तक खत्म करो। और वो कुरैशी जी 6 और 7 की रात को नो प्लेटफॉर्म खत्म। आज हम जो बात करने वाले हैं वो और भी ज्यादा अहम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर आनंद संवारिया, आप जानते हैं कि देश के सामने बड़ा संदेश देने वाले हैं। हालांकि थोड़ी अस्पष्ट जानकारी है कि क्या कहेंगे, देश के नाम क्या संदेश देंगे, क्या सीज फायर पर बोलेंगे, पाकिस्तान पर बोलेंगे, क्या लगता है आपको आज जब देश के नाम संदेश प्रधानमंत्री का 8 बजे होगा, क्या लगता है आपको, उम्मीद की जाए कि खुलकर बात की जाए, पाकिस्तान को जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री दे? क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री कई बार सामने आ चुके हैं और खूब झूठ परोसा जा रहा है। कमल जी, उनके प्रधानमंत्री को तो मैं क्या कहूं, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और गलत बातें वो बताई जा रही हैं जी। हमारी एयरफोर्स ने जो उनके एयरबोर्ड्स खत्म किए वो फोटो दिखा करके
वो कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का हमने किया हुआ है, जी। तो उनकी झूठ का तो कुछ कह नहीं सकते हम। लेकिन जिस तरह से ये हत्याकांड के बाद में पहली बार प्रधानमंत्री वो 22 के 22 घंटे लगे हुए हैं अपनी पूरी फौज से, सलाहकारों से लगते हुए, आज वो पहली बार राष्ट्र के संबोधित करेंगे और सबने उम्मीद बना के रखी है कि वो क्या बोलेंगे। बिकॉज माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं काफी अच्छी तरह से जानता हूं और जिस तरह से उनमें जो जज्बा है देशभक्ति का और जिस तरह से उन्होंने बिहार की धरती से जो एक ध्येय दिया था और सारी दुनिया को इंग्लिश में बताया था, वो बहुत कम ये पहली बार ऐसा हुआ कि मंच पर प्रधानमंत्री ने इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बोले थे। ना सिर्फ सीधा सीधा संदेश पूरी दुनिया को था और पाकिस्तान को था कि सुन ले जो मैं कह रहा हूं, और मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में पाकिस्तान में घुसकर मिला गया। अच्छा सर, इसमें एक चीज और है कि दुनिया ने देख लिया कि आतंकवादियों का सफाया किस तरह से किया जाता है और बार बार भारतीय सेना की बात हो या भारत के रक्षा मंत्री की बात हो, विदेश मंत्री की बात हो या देश के प्रधानमंत्री की बात हो, उन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद को लेकर कभी कोई समझौता नहीं करेंगे और अब जिस तरह से आतंकवाद का खात्मा किया जा रहा है, हमारा रवैया, हमारा तरीका यही रहेगा। इस सबके बीच जो एक माहौल बना पूरे देश के अंदर जंग का सा, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से डिक्लेयर नहीं हुई लेकिन जंग जैसी सारी चीजें हमें नजर आई थी और चल रहा था, मीडिया तो चला रहा था कि ये वॉर है, ये युद्ध है। और एक बात जो हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर करते हैं, एक आवाज ये भी आ रही थी देश से कि अब यही मौका है, इससे ज्यादा बड़ा मौका, इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं मिल सकता जिस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने भारत में आकर पहलगाम में किया है। उसको किस तरह से देखा जाए कि एकदम से हम लग रहा था कि जंग आगे बढ़ती रहेगी, ये तनाव, ये संघर्ष आगे बढ़ता रहेगा कि शाम को, उस दिन आज इत्तेफाक की बात है कि आप और मैं बात ही कर रहे थे सर परसों, जिस दिन जब एकदम से खबर आई थी कि ट्रंप का बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि सीजफायर के लिए दोनों देश सहमत हो चुके हैं। ये सब कुछ अचानक, आप एक बहुत ही काबिल फौजी रहे और आपने बहुत सारी चीजें देखी, क्या हुआ होगा? कुरैशी जी देखिए, जब 9 तारीख को भारतीय सेना ने जी डॉक्टर आनंद, इसी बीच मैं माफी चाहूंगी, आपको रुकना चाह रही हूँ। डॉक्टर नासिर, हमारे साथ जो है रिटायर्ड मेजर डॉक्टर दीपक जो धवन है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, आप उनसे भी सवाल ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर आनंद सनवारिया जी भी जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर, आप अपनी बात कीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ डॉक्टर धवन। बिल्कुल, देखिए वो जिस तरह से भारतीय एयरफोर्स ने, कंबाइंड फोर्सेस ने तीनों, पहली बार, मैं एक आर्मी ऑफिसर रहा हूं, जितना तालमेल अब की बार इस न्यू नॉर्मल सिचुएशन, ये वॉर तो नहीं है बट न्यू नॉर्मल सिचुएशन आ गई है कि तीनों सेनाओं ने, और मैं तो ये कह रहा हूं कि अब की बार बीएसएफ ने भी बहुत कमाल का काम किया है। और जिस तरह से उनके 9 अड्डे, उनके 11 हवाई अड्डे जो है खत्म किए गए, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, टेररिस्ट के तो 9 खत्म किए गए, और उसके बाद पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट गई। बिकॉज पाकिस्तान के टेररिस्ट जो हैं पोसे जाते हैं, पाले जाते हैं उनकी आर्मी के द्वारा। जब आर्मी को इतना कुछ मुश्किल हो गया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भागे, सऊदी अरेबिया भागे, अमेरिका भागे वगैरह, जाके कि भाई अब तो कैसे बचाओ किसी तरह। अब मैंने पहले बताया था पिछली सेगमेंट में कि जनरल मुनीर को यह पता नहीं था कि इसका अंजाम ये होगा। उसने सोचा कुछ लोग मार देंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमारी वो अटैक उन 26 लोगों पे नहीं था, वो सिंदूर हमारी बहन बेटियों का जो उजाड़ा था वो एक सिर्फ 26 लोगों का नहीं था, 140 करोड़ में से आधी जनता जो हमारी बहन बेटियां हैं उनका सिंदूर उजाड़ा था उन्होंने। और वो किस तरह से, अब वो वहां पे जनरल मुनीर शायद पछता रहे होंगे, अरे ये मैसेज क्यों दे दिया कि जाके मोदी। लेकिन मेजर साहब, आपको लगता है बदला पूरा? डॉक्टर दीपक धवन जी से भी एक सवाल में ले लेते हैं। डॉक्टर दीपक धवन, रिटायर्ड मेजर, हमारे साथ जुड़े हैं। कमल धवन साहब, मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नाम संदेश देने वाले हैं। आप भी बहुत अनुभवी हैं, आपने भी देश में बहुत ऐसा बड़ा योगदान दिया जो आप भी उनमें शामिल है, जो याद किया जाएगा। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री से इस वक्त, इस हालात में, जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, अब मौजूदा हालात में सीज फायर है, क्या उम्मीद है सर आपको? और दीपक धवन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं सर? चलिए जी, मेरा एक सवाल था आपसे, और आपके सवाल को, मेरा सवाल है सीधा सा, देश के जो लोग हैं उनके अंदर
भावनाएं हैं कूट कूट कर भरी हुई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीज़फायर नहीं होना चाहिए था, बदला पाकिस्तान से ले लेना चाहिए था और यह मौका था। दूसरी तरफ एक सवाल यह कि 26 जो हमारे अपने थे, बेकसूर लोग थे, आतंकियों ने बहुत बेरहमी से मारा, बदला पूरा हो गया? मेरे विचार से इस वक्त मैं बड़ी दुविधा में हूं। देखिए, एक फौजी होने के नाते मेरी तरफ से वो बदला पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आतंकवादी 100 मारे हैं तो वहां पे तो 1000 मदरसे थे, वो फिर पैदा हो जाएंगे। ये आतंकवादी तो मरने के लिए ही पैदा तो इलाज क्या है? हाँ, इलाज क्या है? ये आपने सही पूछा है कि इलाज क्या है। हाँ। मैं चीख चीख के कह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी 2 दिन से कह रहा हूं कि हमें रूट में जाना पड़ेगा। ये आतंकवादी बना कौन रहा है, और वो बना रहा है पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी। बिल्कुल। और मेरी इच्छा माना जाए तो 1971 जब हम 93,000 फौजियों के पकड़ के लाए थे, उसी तरह से मुनीर की ना सर, एक मन में सवाल ये भी है डॉक्टर आनंद सरवारिया कि देश के लोग जो हमें देख पा रहे होंगे, हमारी चर्चा को सुन रहे हैं, जाहिर तौर पर वो भी जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। 8 बजे साफ हो जाएगा, बहुत कम समय बचा है। अब आगे क्या होगा? अब क्या होने वाला है आगे भारत पाकिस्तान के बीच? लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है, और लोग ये भी चर्चा करते हैं, आपसे पूछते होंगे, क्या दोबारा युद्ध होगा? क्या दोबारा वो हालात बनेंगे? हुआ क्या सर? एक्ट ऑफ वॉर की जो बात होती है सर, एक बात और भी है इसमें, जब ये बात होती है कि अगर अगला आतंकी हमला देश पर होता है, पाकिस्तान जिम्मेदार है और ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, बिल्कुल। इस पर आप क्या कहेंगे? हुआ सर, ये जो कमल ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं, आपसे भी जाहिर सी बात है कि और मीडिया से हम जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कि भाई अब क्या होने वाला है, फोन आते हैं, कोई किसी को कहीं से आना है जाना है, तो कई लोगों ने पूछा तो कि भाई क्या लगता है, तो मैंने कहा कि देखो अभी मामला लंबा चलने वाला है, ऐसा लग रहा है जो हालात थे, ठीक है। और जो देश की एक आवाज थी सर, देश की एक आवाज थी, एक भावना थी, वो यही थी कि अब शुरुआत हो चुकी है और अब बात पीओके पर जाकर रुकनी चाहिए। ये हम सबको मालूम है सर, आप फौजी रहे हैं, हम तो यहाँ पर बैठ कर करें, लेकिन जो सरहद पर रहते हैं, आपने खुद जंगों को देखा है, ये हमको भी मालूम है कि एक फौजी जब देश की बात आती है तो अपनी जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटता, वो सब कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। लेकिन एक फौजी ये भी चाहता है कि शांति बने रहे तो बेहतर है, और उनके सब चाहते हैं, परिवार भी चाहते हैं। कुछ ऐसे परिवारों से भी बात हुई जो फौजी हैं, जो उनसे कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि एक मेरे दोस्त हैं, उनकी पति जा रहे थे तो वो परेशान थी, तो उससे लगा कि कितनी बड़ी एक दुविधा होती है एक फौजी के लिए कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्या रहेगा। लेकिन एक बार देश ने ठान तो लिया था कि अब जाकर, जो आपने कहा कि रूट पर, और सबसे बड़ी आतंकवादी आज की तारीख में वो पाकिस्तान की आईएस और वो सेना है, और उस पर जिस तरह से आपने कहा कि 1971 वाला एक प्रहार होना चाहिए था, पीओके हमारे कब्जे में आ जाता तो बेहतर था, इससे बड़ा कोई मौका नहीं होता। कमल, यही भावना थी। अब जो भी सरकार ने फैसला लिया, पूरा देश ये कह चुका था, विपक्ष भी कह चुका था कि सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी फैसले ले, लेकिन हाँ, लोगों के दिल में एक खलिश जरूर रह गई कि इससे बड़ा मौका, इससे बड़ा कांड कोई नहीं हो सकता था जो पहलगाम में। एक बात और भी है डॉक्टर आनंद सरवारिया, नासिर जी और तमन्ना, आप भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, अगर एक मिनट, डॉक्टर दीपक अगर हमारे साथ जुड़े हो तो बता दीजिएगा। हाँ जी, मैं जुड़े हुए जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, एक डॉक्टर साहब से कमल सवाल ले लीजिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल कर रहा था, देश के प्रधानमंत्री आज पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं, आपको, हमें, सरवारिया साहब हैं, तमन्ना मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और जो हमें देख पा रहे हैं, सर क्या उम्मीद है आपको? आपका बड़ा योगदान रहा है, आपने बड़ी सेवाएं दी देश के लिए, क्या आस है आपको आज प्रधानमंत्री क्या बोल सकते हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जय हिंद टू यू ऑल। जय हिंद सर। जय हिंद सर। मेजर दीपक कुमार धवन, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, प्रेस्टिजियस। देखिए, अभी जो है, मैं आपको सीधी और बिल्कुल क्लियर बात बोलना चाहता हूं, ये कुत्ते की दुम है, ये कभी सीधी तो होगी नहीं। ठीक है, टाइम बीइंग के लिए बेशक यू हैव डन द सीज फायर, दैट इज ए बेस्ट एक्ट विच ए नेशन कैन डन, इन विच अभी हमने, देखिए, इनके सिर्फ आर्मी ठिकानों को ही निशाना बनाया था, उन्हीं को अपनी रेंज में लिया था। देखिए, ये कैसा देश है, कैसी कौम है, इनके अब भी जो है दिमाग में बात नहीं घुस रही है। भाई, हम नहीं चाहते कि सिविलियन कैजुअलिटी हो, ना तुम्हारी तरफ ना हमारी तरफ। हमारा जो मेन मकसद था, दैट वाज टू एलिमिनेट ओनली एंड ओनली टेररिस्ट एंड देयर जो उनके ठिकाने थे। लेकिन अगर सीज फायर हुआ तो दे शुड नॉट टेक अंडू एडवांटेज ऑफ दैट। देखिए, आज मैं आए बीइंग ए फौजी, हम में जोश है कि सीज फायर होना नहीं चाहिए था, और जिस हम पाकिस्तान के ये पीओके का क्लेम करें, वी शुड नॉट क्लेम फॉर इट, दैट इज आवर ओनली।
बिल्कुल लोग बोल रहे हैं कि घुस जाना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल। मैं बिल्कुल सरकार के साथ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको एक चांस दिया है सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। खुशी की बात यह है कि वो जो जल संधि हुई थी, जो हमने कहा था कि वो पानी बंद करेंगे, वो बरकरार रहेगा, सब कुछ वैसा रहेगा। उस बात से थोड़ा सा सेना में भी जोश है। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बोल दिया है और अब भी यही दोहराना चाहता हूं, ये कुत्ते की दुम है, ये कभी सीधी नहीं होगी। ये थोड़ा सा शांत हो सकते हैं, बिकॉज नाउ चाइना इज ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग देम। बिल्कुल। अब ये क्या करेंगे, कहीं से इधर उधर से भीख मांग के पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर चाइना इनके फेवर में आएगा। और भीख तो सर जब अभी चाइना मिली भी थी कल परसों उनको IMF से, एक अरब डॉलर की मिल भी चुकी है अभी। हाँ, देखिए, तो अब आपके समझ में आना चाहिए कि इन्होंने सीज फायर का एक छोटा सा वायलेशन सिर्फ चीन के प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए किया है कि देखो नहीं नहीं हम तो बरकरार हैं, तुम हमें पैसा दो। वो रास्ते का माल सस्ते में इनको बेच रहे हैं। वो तो एक बिजनेसमैन है चाइना, लेकिन इन्होंने उसको किया है। लेकिन चलो ये छिटपुट गोलाबारी हुई है, लेकिन वी शुड बी अलर्ट एनी टाइम। ये ऐसे सांप हैं, हम डिस्कवरी चैनल में भी देखते हैं। एक सांप होता है ना, जब नेवला आता है तो वो ऐसे उल्टा लेट जाता है पेट को ऊपर करके और जीभ निकाल लेता है बाहर। नेवला सोचता है कि ये तो मर गया है, हम चलेंगे। लेकिन वो जैसे ही सांप उठता है, या तो वो नेवले को काटने की कोशिश करता है, या फिर वो अपना कोई दूसरा एम पकड़ता है। तो वी शुड नॉट नेवर 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 एवर बिलीव ऑन पाकिस्तान। देखिए, मैं बीइंग ए फौजी, मैं 12 साल अपनी सर्विस किया हूं। आई एम 50% डिसेबल सोल्जर, लेकिन जोश पूरा बरकरार है। नाउ आई एम होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर। इसके बावजूद भी देखिए, एक ऑर्डर जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी कि जितने भी रिटायर फौजी हैं उनको हथियार भी दिए जाएंगे एंड दे शुड ऑल द फौजीज, ऑल द एक्स सर्विसमैन शुड बी रेडी फॉर द जंग अगेन। लेकिन आप एक चीज सोचिए, उसमें ना तो एज लिमिट दी है, ना ही किसी की डिसेबिलिटी पूछी है। बिकॉज फौजी ऐसा है ना, बूढ़ा भी हो जाता है तो उसको और जवानी बोलते हैं। सर मेजर दीपक धवन हमारे साथ, मेजर आनंद संवारिया जी भी जुड़े हुए, शायद आप लोग मिले हो या जानते हो। तो डॉक्टर साहब 75 या 70 के पास में हैं आप। हाँ, no, I'm लेकिन डॉक्टर साहब का 78 जज्बा वही है जो आप कह रहे हैं कि 78 तैयार है अभी भी। डॉक्टर साहब 1971 में अपनी सेवाएं दे भी चुके हैं जी। हाँ, दीपक जी बड़ा अच्छा सर, लगा। जॉइनिंग टू यू ऑल मिसेस तमन्ना, अपना आनंद सर, कुरैशी सर एंड जो जी, कमल बोल रहा हूं आप कमल कौशिक जी, एंड जॉइनिंग टू यू ऑल। देखिए, हमारे में जैन सर। मैं यही बोलना चाहता हूं कि अभी हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। देखिए, हियर से चलती रहती है, ठीक है। सम न्यूज आर वेरी फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड बिल्कुल टाइप सही न्यूज ना, कहा। बट इसका शिकार तो मिनिस्टर मीडिया भी हुआ है। पेशेंस। हाँ। देखिए, अगर जनता को मैं यही बोलना चाहता हूं, अभी रुको यार, थोड़ा सा थम जाओ, ये मौका देगा। लेकिन अब जो होगा, देखिए मैं आपको सीधी बात बताऊं, पहले हमारे निशाने पे थे सिर्फ आतंकी और उनके ठिकाने। हाँ, ठीक फिर है। उसके बाद जो है, जो इन्होंने रिटेलिएट किया, जो इन्होंने, देखिए आवर ऑपरेशन वॉज मतलब नॉन एस्केलेटरी। मेजर धवन, एक खबर आ रही है सर, उस तरफ जाना जरूरी हो जा रहा है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि हमने सीज फायर में मदद की, हमने परमाणु संघर्ष को रोका। ये बड़ी बात क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। हमने परमाणु संघर्ष को रोका। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। मुझे लगता है कि ये स्थायी युद्ध विराम होगा। दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाएंगे। मैंने कहा कि युद्ध रोकोगे तो व्यापार करेंगे, मैंने कहा कि युद्ध नहीं रोकोगे तो व्यापार नहीं करेंगे। सर, दो बातें आ रही है, एक व्यापार और एक परमाणु संघर्ष। क्या स्थिति ऐसी आ चुकी थी डॉक्टर आनंद संवारिया जी? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्यूज ऐसी थी कुरैशी जी, बयान भी ऐसा है, उनका बयान बाइट सुना देते हैं जी। Say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it.
If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. मैं डॉक्टर आनंद संवरिया जी और डॉक्टर दीपक धवन जी, आप दोनों की इनके बयान पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। सबसे पहले डॉक्टर आनंद संवरिया जी। देखिए कुरैशी जी, जो मैं अभी प्रेसिडेंट ट्रंप को सुन रहा था, ये जब ये हम लोगों ने सिंदूर ऑपरेशन शुरू किया तो ये कह रहे थे हमने कुछ नहीं करना है इसके साथ, हम तो तटस्थ हैं। और इन्होंने यहां तक कहा था कि भारतवर्ष अपने राइट में सही है कि उसकी जमीन के ऊपर अटैक हुआ है और जो भारतवर्ष ने किया वो ठीक किया है। लेकिन जो जो ठीक बातें डेवलप होती गई और जिस तरह से उसको जब आतंकवादी हमने मारे और उनके अड्डे खत्म किए, तो पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया, और काफी और भेजे तो ड्रोन ही थे, और हमारा जो एयर डिफेंस है मल्टी लेयर एयर डिफेंस है, एक से बचेगा दूसरे में मारा जाएगा, तीसरे में मारा जाएगा, और अगर अल्टीमेटली इंटीग्रेटेड में फंस गया तो टुकड़े टुकड़े हुए, और वो हमारा कोई भी नुकसान वो नहीं कर चुके। लेकिन पाकिस्तान के उन पागल हुक्मरान ने, उन पाकिस्तान के, मैं सख्त वर्ड यूज कर रहा हूं, जनरल मुनीर जो एक आतंकवादी खुद ही है, उसने ये बात चला दी कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और अब सच्ची बात है, दोनों की दोनों कंट्री न्यूक्लियर पावर्स हैं। 71 में डिफरेंट था, वो न्यूक्लियर नहीं, हम न्यूक्लियर नहीं थे, तो हम लोग 93 करोड़ लोगों को पकड़ के ले आए। अब हालात जो है 2025 में डिफरेंट है, और ये जो रैबिड लोग हैं, मेंटली सिक पीपल हैं, और इनके पास तो देखिए सारा कंट्रोल आर्मी का टेररिस्ट के पास है, तो वो जनरल मुनीर बोलेगा ये ले बम, और तो, बट मुझे लगता है ये गीदड़ भभकी है। ट्रंप साहब ने उसको सीरियस लिया है। मुझे लग रहा है कि जब इनका ड्रोन हमारे पे अटैक नहीं कर सकता तो इनके पास है क्या, इनके मिसाइल नहीं चल सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूं इनकी एक गीदड़ भभकी है। बट देखिए कुरैशी जी, मैं आपको बड़ी फ्रैंक बात बताता हूं, कोई भी युद्ध होता है वो बहुत खतरनाक युद्ध होता है, बहुत डिवास्टेटेड। मैं देख चुका है एक युद्ध को 71 में, और इस वक्त भी जब मैं आपके टीवी चैनल पे कह रहा था कि यस मोदी साहब को इस वक्त पीओके तोड़ देना चाहिए पाकिस्तान, तो उसी वक्त मेरी एक रिश्ते में मेरी बेटी लगती है और उसका हस्बैंड इस वक्त बॉर्डर के ऊपर है, वो गनर है। फिर मैंने सोचा, मैंने तो कहा कि तोड़ दो, मैं एयर कंडीशन रूम में बैठ के तोड़ रहा हूं। कितने लोग, 571 लोग क्या उस वक्त हमारे 71 वॉर में मरे थे, कितने इंजर्ड हो जाते हैं। फिर मैं सोचता हूं, तो मैं आज मोदी जी की प्रेडिक्टमेंट समझ पाता हूं। ये तो एक बेटी मेरी थी, उनकी तो हजारों लाखों बेटियां हैं, तो वो नहीं चाहेंगे। अभी डॉक्टर आनंद संवरिया, डॉक्टर धर्मेंद्र, दीपक सुन रहे हैं जी? सर यस, आई कैन हियर यू। मेजर दीपक, आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, जो अभी बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने परमाणु संघर्ष को रोक दिया है जी। देखिए सर, जो ये डोनाल्ड ट्रंप जी का मैंने बयान सुना, उसमें मैंने सिर्फ एक ही कैचवर्ड पकड़ा है, विच इज बिजनेस, व्यापार जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना कि चाइना ने सिर्फ व्यापार करना है। अभी देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है कि मैं दोनों देशों के साथ व्यापार कर रहा हूं, बिकॉज ही नोज कि चाइना ने जो इनको माल बेचा था वो तो ड्रोन चले नहीं है, शायद हमारे ही चल जाए कल को अगर युद्ध की स्थिति हो। देखिए, सारी गेम जो है व्यापार की है, एंड दिस आई मस्ट से दैट दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट जो युद्ध विराम हुआ है। आप देखिए इस चीज को। अभी डोनाल्ड ट्रंप की मतलब जो स्थिति है वो ऐसा होता है जो शादी में बिचौलिया होता है ना, ठीक है ना, वो दोनों तरफ से मतलब उसको हरासमेंट होती है, फिर जो बोलते हैं ना अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में कि दोनों तरफ से बिचौलिए के जूते पड़ते हैं। अब अगर तो भारत की नहीं सुनेगा तब वो बदनाम है, उनकी नहीं सुनेगा, बट ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, लेकिन उसके आगे रशिया और यूक्रेन भी तो है। बिल्कुल। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो मेरी एक इंटो ऑफिसर की एक असेसमेंट है, मैं ये सोच रहा हूं कि शायद वो रशिया यूक्रेन को भी बोल दे कि भाई आप भी थोड़ा सा ठंडे हो जाओ, अभी सारा कुछ तो बर्बाद हो गया, देखो युद्ध में ऐसा कहा, मैंने मोदी जी को कहा तो वो रुक गए हैं। लेकिन मैं फिर और फिर यही बोलता हूं, दिस इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन हमारे मोदी जी ने जो अपना जो वाटर वगैरह पे इनकी रोक लगाई है, जो इनका हुक्का पानी बंद किया हुआ है, उस पे अगर मोदी जी स्टैंड रहे तो ये हो सकता है कि ये एस्केलेट ना करें, लेकिन हम ये मान ही नहीं सकते कि ये एस्केलेट ना करें, बिकॉज इनकी जितनी भी आर्मी की फंडिंग। मेजर दीपक, आप ये कह रहे हैं कि अगर जो सिंधु जल समझौता अगर फिर से बहाल कर दिया जाता है तो फिर वो जल्दी कुछ इस तरह की हरकत कर बैठेंगे?
सर देखिए वो तो करेंगे अभी वो करेंगे, वो सही बात तरफ है। से अभी जैसे आपने टीवी पे दिखाया था कि इनके डैम के बांध खोल दिया, लेकिन देखिए ना आप पानी को रोक नहीं सकते, पानी तो जाएगा ही कहीं। और अगर आप चैनलाइज उसको करेंगे, चैनल बनाएंगे, इट विल टेक आई थिंक 20 to 25 years एंड इट मे नॉट स्टॉप। अभी थोड़े दिन बाद बरसात का सीजन आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़े दिन बाद देखिए हम फौजी है, हम कोई सत्य अहिंसा की बात नहीं करते। मेरा ये मानना है कि चरखा चलाने से आजादी नहीं मिली है, आजादी गोली चलाने से ही मिलती है। अगर पीओके को इस बार हम पूरा ले लेते, क्योंकि वहां से तो देखिए पूरे पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी सोल्जर तो कभी आए नहीं है लड़ने। मैं 12 साल JNK में रहा हूँ, गुरेज बलवान पोस्ट वगैरह पे मैं ज्यादातर बॉर्डर पे ही रहा हूँ। इनके तो सारे मुजाहिद होते थे। कारगिल में देखो ना आप कितनी कैजुअलिटी हुई। इफ यू गो टू द्रास यू कैन सी सो मेनी, मतलब वॉर मेमोरियल की पूरी बटालियन मतलब शहीद हो चुकी हैं। हमारी दो इधर देखे ना जिन्होंने ऑन ग्राउंड देखा है, जिन्होंने खुद डिसेबल हो चुके हैं, हमने अपने साथ की कैजुअलिटी देखी है। दे शुड नॉट बी गिवन एनी चांस। पर चलिए देखिए, एक फिर भी पीस लविंग कंट्री भारत को माना जाता है, सत्य अहिंसा का हमारा है जी, ठीक है ना, हम चलते हैं। मोदी जी ने कुछ सोचा होगा तो लेकिन जो ये है ना एक्ट ऑफ वॉर का, ये हमारे लिए सबसे बड़ा जो फौजियों के लिए जोश का काम है। अगर इन्होंने फिर से कोई खुराफात की और दे ट्राई तो मतलब डिमोरलाइज द इंटीग्रिटी, और देखिए इसमें जो है उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और एक्ट ऑफ वॉर नहीं है कि दोनों तरफ से ड्रोन जा रहे हैं पाकिस्तान। इवन अगर एक्ट ऑफ वॉर की आप डेफिनेशन ढंग से पढ़ो तो उसमें यह है कि अगर आप साइबर अटैक भी करते हो, आई रिपीट, इफ यू डू साइबर अटैक ऑल्सो, ट्रांस बॉर्डर साइबर अटैक किसी के उस पर, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज एक्ट ऑफ वॉर। तो ये था, डोनाल्ड ट्रंप जी ने चलो थोड़ा सा कर दिया है, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस, वी शुड नॉट गो। देखिए मैंने पहले ही कहा था ये सारी हियर से हैं, ये हवाई बातें हैं। ठीक है सर, ये गोले जो है ना हवा में चल रहे हैं, जो गोलियां बॉर्डर पे चला रहे हैं ना, उनके दिल से पूछ के देखो आप। लेकिन कोई बेचारा जख्मी हुआ होगा, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कि हिमाचल का हमारे कांगड़ा के सूबेदार मेजर साहब शहीद हुए हैं, हु विल पे उनकी फैमिली का क्या मेरा होगा? वही सवाल था डॉक्टर धवन, में सनवारिया साहब से पूछ रहा था कि क्या बदला पूरा हो गया हमारा, जो हमने 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए, या उसके बाद हमने जवाब दिया, पाकिस्तान ने हिमाकत किए, नुकसान हमारा बहुत हुआ है। तो सवाल वही है, ये तो सर सवाल आप पूछ सकते हैं ना, अगर पहलगाम वाले सारे वापिस आ गए होते अपने अपने माँ बाप के, वो जो लेडी रो रही थी अपने सुहाग के पास, अगर तो वो वापस आ जाते तो ठीक है, आई विल से कि हाँ बदला पूरा हो गया, वो युवराज से वापस आ जाते। कम से कम सर वो जो पिता है या जो दादा है वो कह रहा था कि मेरा बेटा तो चला गया, मेरा पोता चला गया, लेकिन आगे किसी का बेटा है पोता न जाए, कम से कम इतनी तो आप हालात। यहाँ पर सर जो बदले वाली बात जो कमल आप कह रहे हो, तो मुझे समझ में आ रही है कि उन्होंने सर बदला पूरा नहीं हुआ है। बदला देखिए, बदला तो ऐसा है, मेरी बात सुनो, बदला तो तभी होगा जब अखंड भारत बनेगा, जैसा पहले था। कोई बाउंड्री नहीं होगी, कोई हमें वहां पे बलूचिस्तान नहीं बनाना है। लोग बोल रहे हैं बलूचिस्तान बनाओ, बलूचिस्तान बनाने का मतलब ये हो गया कि आप पूरा नहा लियो और आपके कान में साबुन फंस गया है, फिर आप जितना भी कोट पैंट लगा के गो, वो साबुन आपको इरिटेट करेगा, वही गंदगी आपने साथ लेकर के आनी है। इसको एक साइड से पूरा झाड़ू की तरह स्वीप होना चाहिए, ये तब बात बनेगी। वी शुड नॉट, देखिए अब तरस खाने का टाइम नहीं है। पहले आतंकी ठिकाने पे लगाए, उनके ठिकाने लगाए, अब आर्मी इंस्टॉलेशन को किया। अगर वक्त पड़े तो एक साइड से जैसे रशिया यूक्रेन का हुआ, काम खत्म हो जाएगा। यूपी जितना है टोटल पाकिस्तान, और कम से कम चैन की सांस तो आएगी। समय पर नजर दौड़ा रहे हैं, 12 मिनट करीब बचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका देश को कोई संबोधित सवाल करने वाले हैं, लेकिन एक सवाल, मेरा एक सवाल जी। बहुत जहन में है। मैं डोनाल्ड ट्रंप के 2 पोस्ट देख चुका हूं, उन्होंने दोनों में बहुत बड़ी बात की। अगर आप गौर करें, एक तो मिलियंस पीपल्स, उन्होंने कहा कि हमने इस चीज को बचा लिया। दूसरा, आज उन्होंने जिक्र कर दिया परमाणु हथियार का। तो मेरा सवाल यह कि क्या वाकई में नासिर दोनों देश इस कगार पर पहुंच चुके थे कि इसका भी इस्तेमाल करना पड़े तो हम कर देंगे? क्या युद्ध की स्थिति इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी? सनवारिया साहब बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 बार इस बात का, लेकिन ऐसा लग रहा है कमल कि इतनी ऐसी नौबत नहीं, परमाणु हथियार बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन जो उन्होंने एक और वर्ड यूज किया ना कमल, व्यापार, असली वर्ड तो व्यापार है। और वो खुद कमल जी देखिए, युद्ध जो होता है वो स्टेज वाइज चलता है, एस्केलेशन कहते हैं हम उसको, कि कितना एस्केलेट हुआ। ड्रोन आने के साथ न्यूक्लियर वॉर का कोई भी औचित्य नहीं है कोई, और न्यूक्लियर वॉर तो रसिया तक नहीं कर पाया,
पाकिस्तान की क्या, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के जो हथियार है वो वहीं के वहीं दबे रहेंगे। वो आप बार बार कह रहे हैं वो चाइनीज साबित हुए जो हमारे देश में कि चाइनीज सामान है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जब डीजीओ की मीटिंग हो रही थी तो वहां आपके जैसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि हमारे सेल वहां पे जाके गिर गए, तो डीजीओ साहब हंसे थे और उन्होंने कहा था कि हमें तो नहीं पता कि भाई वहां न्यूक्लियर रखे। बट मैं आप दोनों को बड़ी बात। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एसेट्स पाकिस्तान में जो हैं, भारतवर्ष को उन एसेट्स को संभाल के रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं उन एसेट्स को शाबाशी दे रहा हूं। उन्होंने एक इंच की खबर हमें दी और मेरी फौजों ने एग्जैक्ट, अरे उसके साथ रावलपिंडी में उनका हेडक्वार्टर, फौज का हेडक्वार्टर था, वहां उन्होंने अटैक नहीं किया, 2 किलोमीटर पे सिर्फ वहां पे अटैक किया। तो जो हमारा एसेट्स पाकिस्तान में है वो हमारे साथ रहेंगे। और युद्ध देखिए, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री और हम सब लोग यही कहते हैं कि ये समय युद्ध का नहीं है भैया, ये तो बुद्ध का समय है। लेकिन गीता में लिखा है, सत्य साटते, जो बेवकूफ है, पागल है, उसको जूता ही मारना पड़ेगा। अब ये हमारे, मैं बोल रहा हूं युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है, युद्ध में बहुत नुकसान होता है, बहुत बच्चे मरते हैं। बट अगर वो बात जिस तरह से पाकिस्तान की हरकत है, 1971 में 16 तारीख को युद्ध विराम हो गया था। मैं चश्मदीद गवा हूं, मैं ढाका में था। अच्छा। युद्ध हो गया, विराम हो गया, 17 को उसने फिर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद जो उसका हाल बनाया, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने बड़े क्लियरली कह दिया है कि इस युद्ध विराम जो कल हुआ है, उसके बाद कोई भी ड्रोन भी आ गया, कुछ भी हो गया, दैट विल बी एक्ट ऑफ वॉर एंड दैट विल बी एस्केलेशन। अगेन न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाला, उससे भी जब एस्केलेट करेंगे तो मेरी हवाई फौजें बॉर्डर, अभी तक तो बॉर्डर क्रॉस भी नहीं हुआ है। अभी तक तो वी आर ऑल, दे आर इन देयर बॉर्डर, वी आर इन आवर बॉर्डर। हमारे बॉर्डर से हमने उनके ठिकाने तोड़ दिए। तो पहले एस्केलेशन हुआ तो हमारे फौजी जाएंगे, हमारे एक गोली का जवाब गोले से जाएगा और इन्फेंट्री उस इलाके में जाएगी और फिर बड़ा आसान काम हो जाएगा। तमन्ना के जहन में जी, तमन्ना कोई सवाल है? बिल्कुल, डॉक्टर दीपक से मेरा सवाल है, अगर वो मेरे साथ जुड़े हैं तो। जी मैम। जी डॉक्टर दीपक, जिस तरह से आपने पीओके का जिक्र किया था, आज डीजीएमओ स्तर की बैठक भी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो सीज फायर जब हुआ था तो ये जो है चीजें सामने आई थी कि भारत के शर्तों पर, भारत के टर्म्स एंड कंडीशंस पर सीज फायर होगा। तो आज जब डीजीएमओ स्तर की बैठक हुई, क्या लगता है क्या पीओके का मुद्दा वहां पर रखा गया होगा? क्या क्या मुद्दे अहम रखे गए होंगे? क्या शर्तें रही होंगी भारत की? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पीओके का मुद्दा वहां पे रखा गया होगा इस हायर लेवल पे, क्योंकि पीओके हमारा ही है। वी शुड नॉट ओनली कंसंट्रेट ऑन पीओके, ये पीओके का मुद्दा नहीं रखा होगा। और बाकी जैसे डॉक्टर आनंद सर ने अभी बात कही है न्यूक्लियर का, अगर इनमें इतना ही दम होता न्यूक्लियर का, सबसे पहले तो इन्होंने अपने फैमिलीज को, बीवियों को जो है वहां पे बॉर्डर पे भेजा। केवल भारतीय सैनिक ही इतना दम रखता है, इतना जिगरा रखता है कि वो अपनी बीवी को शहीद कर, अपनी बीवी को विधवा करने के लिए एक इंडियन सैनिक ही तैयार होता है, अपने बच्चों को ऑर्फन करने के लिए एक इंडियन सैनिक ही तैयार होता है। ये ऐसा नहीं है कि वो मरना चाहता है, ही इज ड्यूटी बाउंड टू डू दैट, बिकॉज ही, उसका जो भी है उसका नेशन के साथ संबंध होता है। हमें परवाह नहीं है कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारी बीवियां हैं जो हमारे साथ देखती हैं, पूजा पाठ करके अपने पति को जंग के मैदान में देती हो। ये न्यूक्लियर फायर करेंगे, करके देखो, सबसे पहले तो यही जाएंगे। और इनका न्यूक्लियर का, आपको अगर याद होगा, कुछ घंटे पहले इनका कुछ भूकंप टाइप आया था ना, तो दैट न्यूक्लियर प्लांट हैज बीन डैमेज्ड। आई शुड नॉट लीव दिस, बट आप थोड़ा सा इसकी तरफ दिमाग लगाइए। पीओके का तो देखिए ऐसा है, पीओके तो बेचारा गांव है एक, वहां पे ये आए हुए हैं, एक मतलब ये ऐसा है कि ये हमें ना कुछ किराया देते हैं ना कुछ है, वो तो एक गढ़ बनाया हुआ, ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर रेगुलर आर्मी है तो आओ ना, वर्दी पहन के लड़ो, तलवार कभी पहन के लड़ा नहीं जाता है। हमारी फौजें, वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन दोस। मेजर धवन, देखिए वो जो पीओके इन्होंने बनाया था सेंटर, अब की बार इतना डर गया कि वो सारे टेररिस्ट उठा के रावलपिंडी में ले गया, अपने आर्मी थिकली पॉपुलेटेड। देखिए कितना बेशरम पाकिस्तान है कि वो टेररिस्ट सबको उठा करके
उन सिविल इलाके में ले गया। बिल्कुल बट सही। हमारी इनकी रीढ़ की हड्डी ही टेररिस्ट थे। अब जब से टेररिस्ट मरे तभी तो मुनीर अहमद घुस गया अपने बिल में। अब पाकिस्तान में इतना धुआं, हाफिज सईद खुद ब खुद निकलेगा, मुनीर अहमद भी निकलेगा वहां से, लेकिन पाकिस्तान की नेक्स्ट टाइम आर्मी नहीं बचेगी जब वो बोलेगा ना। और अब तो सब ये भी लगता है कि अभी तक हाफिज सईद और ये जो सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन वाला है, हाफिज सईद जैश ए मोहम्मद का, और जो मसूद अजहर है, मसूद अजहर जैसे मोहम्मद का और हाफिज सईद का है एक और उसका संगठन लश्कर। तो अभी तक तो ये पाकिस्तान में कई बार ये ओपनली आकर भाषण वगैरह देते थे। अब ऐसा लगता है कि अब ये कभी जिंदगी में ओपनली आकर भाषण नहीं देंगे कहीं पर। इनको पता नहीं कब भारत का मिसाइल आकर इनके ऊपर। जी, ये ऐसा है, हमारी आर्मी में हर एक यूनिट में पंडित जी होते हैं जी, जो आर्मी का मोरल तो खूब बूस्ट अप करते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल जंग में वो सोल्जर है, मतलब दे आर देयर टीचर्स। वो इनको बूस्ट तो कर सकते हैं लेकिन गोली नहीं चला सकते। आप समझो, उनका काम है जिहाद फैलाना, और वो अपनी आर्मी को नहीं बूस्ट करते हैं, वो आतंकवाद को बूस्ट करते हैं। हाफिज सईद वगैरह के मैं पूरे वीडियोस का इनको पूरा मैं नरेट करके इसका पूरा मैं सीडीज वगैरह देखता था शुरू से, बीइंग ए मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो इनमें वो दम नहीं है। अभी देखिए सबसे पहले घुस गया। आप ये देखिए ना कि इनके तो मतलब ये जो रीथलेइंग कर रहे हैं, इनके प्रेसिडेंट की रीथलेइंग आ रही है, उसकी जो शाहबाज बदमाश है, मैं उसको शरीफ नहीं बोलूंगा, शाहबाज बदमाश है, उसकी वो आ रही है रीथलेइंग, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर अहमद की रीथलेइंग। अरे तुम तो ऐसे कर रहे हो मिलिटेंटों के लिए जैसे तुम्हारे अब्बा जान मर गए हो। नहीं धवन साहब, आप ऑफिस की क्यों बात कर रहे हो? आप मुनीर की बात करिए। वो टैंक के ऊपर खड़ा होके, और उससे 5 दिन पहले, पहलगांव के इंसिडेंट से पहले, वो डायस्पोरा जो है लाहौर में लोगों को बता रहा है कि भारत और हिंदू और मुसलमान कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। मेरे विचार में तो उसके वो स्टेटमेंट से उसने अपने आर्मड फील्ड का कोई टैंक है जिसपे मिट्टी चिपकी हुई है, 5 स्टार उन्होंने टैंक पे भी लगा दिए हैं। मुझे तो लगता है जिस मतलब बंकर में या जिस मतलब टॉयलेट में मुनीर अहमद जाता होगा ना, उसके 5 भी ये लोग बाहर स्टार लगा देते होंगे। तो शेम ऑन देम। सबसे पहले तो ये इसने अपनी फैमिली को भेजा था फॉरेन कंट्री में। और सर ये पाकिस्तान का एक सांसद इनकी संसद के अंदर कह रहा है अपनी फौज को लेकर कि तुम लोग क्या नेता और फौज को लेकर कि तुम अपने 20 बच्चों को बाहर भेज दोगे, तुम्हारे तो बड़े बड़े घर बने हुए लंदन में और यहाँ वहां पर। कुरैशी जी एक एमपी से पार्लियामेंट में अगर वॉर हो गया तो क्या करोगे? मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा। और एक दूसरा एमपी कह रहा है अल्लाह अकबर, कैसे भी स्पीकर साहब कुछ करिए, कुछ पढ़िए तो बच जाएंगे भारत और। तो ये हालात है इन लोगों के, ये कुछ नहीं, सिर्फ कुछ नहीं। इनका रेल मंत्री भी ऐसे गरज रहा था जैसे वो अपनी रेल के ऊपर तोप बांध के ले जाएगा डॉक्टर। लेकिन इनका फौजी कोई नहीं बोल रहा है। इनके ये जितने बकवास मार रहे हैं टीवी चैनल्स पे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी वो एक लेडी है इनकी, वो भी बहुत सारी है, वो भी ऐसे करके बकवास मार रहे थे। लेकिन इनका देखे ना, अगर दम है तो वर्दी वाला कोई बोले, हाँ हम तो तब मानेंगे कि मुनीर अहमद टैंक पे चढ़ के दहाड़ रहा है कि मैं हिंदुस्तान का। वैसे पाकिस्तान की जो सरकार है वो सोशल मीडिया पर चल रही है, वहां के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबूत चाहिए तो सोशल मीडिया पर देख लें। मेजर दीपक धवन जी बहुत बहुत, क्योंकि अगर आप सर कुछ और कहना चाहें, क्योंकि हम बस थोड़ी 2 मिनट है हमारे पास, बस भाषण आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सभी को जोश टाइप बोलना चाहता हूँ कि जय हिंद टू यू ऑल। संयम बना के रखो, कुछ नहीं है। जय हिंद सर। और सर आप लोगों पर हम सभी को भरोसा भी है और गर्व भी है, फख्र भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। जय हिंद मेजर दीपक धवन। जय हिंद टू यू ऑल। जय हिंद। आप सर आप कुछ 1 मिनट, उसके बाद प्रधानमंत्री हमारे सामने। जी कमल जी, बिल्कुल। अब तो ये हम वेट कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे। और मेरे विचार से प्रधानमंत्री जी आज अपने संबोधन में ये न्यू नॉर्मल सिचुएशन जो आई ना, ये वॉर है ना तो पीस है, ये न्यू नॉर्मल सिचुएशन आ गई है। अपने शब्दों से लोगों को थोड़ा सा ये महसूस करवाएंगे कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, बस आप सब जो बात सीज फायर की आ रही थी कि जो देश की एक बड़ी हमारी देश की बड़ी आबादी है, तादाद है, वो कहीं ना कहीं सीज फायर को लेकर मायूस थी। तो शायद आज प्रधानमंत्री समझा पाए कि हाँ क्यों ये फैसला लिया गया, उसकी वजह क्या। एक्चुअली कुरैशी, ये तो इससे पहले डीजीओज, तीनों डीजीओज ने समझा दिया गया कि ये फैसला क्यों लिया गया था। बिकॉज फिर मैं कह रहा हूं, आर्मी मैन होने के नाते कह रहा हूं कि लड़ाई का एक पहले एम होता है कि जी हमने ये करना है, उससे आगे हम नहीं जाते। इंडियन आर्मी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं,
वो पॉलिटिकल ऑर्डर के जी, जी। करती है। सिर्फ तो अब आज प्रधानमंत्री जो 45 बोलेंगे सेकंड, हाँ। वो बताएंगे कि सड़क पे चलने वाले की क्या ड्यूटी बिल्कुल, है बिल्कुल, और प्रधानमंत्री की क्या ड्यूटी है। चलिए तमन्ना, 45 सेकंड है, क्या कहना चाहेंगे? 10 सेकंड। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी सभी को बेसब्री से इंतजार है, पीएम मोदी थोड़ी देर में बस जो है संबोधन करने वाले हैं। देखना होगा कि आखिर वो किन किन मुद्दों को लेकर जो है बोलते हैं। देश यही जानना चाहता है कि सीज फायर का आखिर क्या वजह रही, क्योंकि जिस तरह से भारत की जो ताकत है बखूबी सभी उससे वाकिफ है कि किस तरह से जो भारत है वो तबाही मचा सकता था। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस आ ही रहे हैं, क्योंकि कुछ सेकंड्स बाकी हैं और सीधा हम सुनवाएंगे देशवासियों को कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं। क्या सीज फायर पर बोलेंगे, क्या भारत पाकिस्तान के तनाव पर बोलेंगे? नासिर। बिल्कुल, और आज का दिन बहुत अहम है। आज प्रधानमंत्री को पूरा देश टकटकी लगाकर सुनने वाला है। इससे पहले जब भी वो आए हैं, लेकिन अब जिस सिचुएशन में वो आ रहे हैं, ये हम सब के लिए बड़ी बात है। और हमारी सेना, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है, और सेना ने बता दिया कि भारत ने किस तरह से आतंकवादियों का खात्मा किया है। और आतंकवादियों का खात्मा करने के साथ ही भारतीय सेना की जो ताकत है, भारतीय सेना का जो जज्बा है, भारतीय सेना का जो शौर्य है, उसको भी पूरी दुनिया ने देखा। और उसका नरेंद्र मोदी का बयान साफ कर दिया आतंकवाद को लेकर। पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को सलाम, खुफिया एजेंसियों को, वैज्ञानिकों को सैल्यूट, सलाम। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन के लक्ष्य को हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर अब भारत की नीति बन चुका है। पाकिस्तान के सीने पर वार किया। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना को खुली छूट दी। सेना ने आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया। आतंकी अड्डों को खंडर बना दिया गया। सिंदूर मिटाने की कीमत हमने वसूल की है। और दुनिया को भी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 7 मई को दुनिया ने प्रतिज्ञा का परिणाम देखा। प्रधानमंत्री ने दुनिया को भी बता दिया कि अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी, अगर अब पाकिस्तान से कोई बात होगी तो वह आतंकवाद पर ही होगी और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। टेरर और ट्रेड टॉक एक साथ नहीं चल सकते। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आज जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे और जिस तरह से उन्होंने कट टू कट सिलेक्टिव वर्ड्स के साथ अपना मैसेज भारत के साथ पाकिस्तान और पूरी दुनिया को पहुंचाया है। और आखिर में उन्होंने कह दिया कि अगर पाकिस्तान से आइंदा कभी कोई बात होगी तो वो टेररिज्म और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी, आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की नीति बन चुका है और अगर अब जरा भी कोई जरूरत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर आनंद संवारिया जी, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर? जी डॉक्टर कुरैशी, अभी प्रधानमंत्री जी के संबोधन से पहले हम करीबन 40 मिनट पहले डिस्कस कर रहे थे और यही सोच रहे थे अब के बाद क्या। और प्रधानमंत्री जी ने बड़े क्लियर शब्दों में बता दिया है कि ये न्यू नॉर्मल सिचुएशन है और इस न्यू नॉर्मल सिचुएशन में जैसे अभी आपने बताया कि टेरर और टाक कट्ठी नहीं चल सकती। अगर कोई बात उनसे होगी, और बात भी कहा डीजी लेवल पे हो रही है, कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं हो रही है। और आज पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भी ये अश्योरेंस दी है, जो 5 बजे 12:30 बजे तो उसकी लाइन ही नहीं मिली, 5 बजे जो लाइन मिली है तो कहा कि मैं कोई भी एक्शन नहीं करूंगा। और अब प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि अगर कोई गलती पाकिस्तान ने अब करी तो अब के बाद जो होगा उसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और एक और बड़ी बात पीएम ने कही है, मैं दोनों पॉइंट्स पर आपसे बात करूंगा कि आतंकवाद और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। दुनिया को संबोधित करते हुए मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि अब अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो आतंकवाद और ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारी पॉलिसी, भारतवर्ष की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस आतंकवाद की है। और पीओके तो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन है, पीओजेके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो तो हमारा ही है। और हम सेंटिमेंटल होकर के और कई बार कह चुके हैं कि अब ये मौका है उसको पकड़ लीजिए,
उसको ले लीजिएगा। तो ये जो भी बात होगी, अब पाकिस्तान की कमर की हड्डी जो है टूट चुकी है, और अगर बात होती है डीजीओ से बात होती है तो वो बात होगी कि टेररिज्म तुम खत्म। प्रधानमंत्री जी ने क्लियर संदेश पाकिस्तान को दे दिया है कि ये अभी हमें नुकसान कर रहा है, अल्टीमेटली तुम्हें भी खत्म कर देगा। और दूसरा, डॉक्टर कुरैशी जी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही है। अभी ट्रंप साहब कह रहे थे न्यूक्लियर डर है, हाँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सारे वर्ल्ड को कह दिया है कि हम इस न्यूक्लियर डर के वजह से आतंकवाद पे सॉफ्ट नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आतंकवाद को खत्म ही करेंगे। और एक और बात सर, कि अब भारत आतंकवादियों के आकाओं में और आतंकवादियों को शरण देने वाली सरकार में कोई फर्क नहीं करेगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। बिल्कुल, बहुत कह दिया कि जो सरकार आतंकवादियों को इस तरह पना देती है वो बराबर एक ही है। और न्यूक्लियर डर जो है, आज पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोग, देखिए डर, न्यूक्लियर वार का तो डर होता ही है। आज प्रधानमंत्री ने कह दिया कि न्यूक्लियर वार के डर से हम आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं। इसके साथ ही एक और बात आई सर, वो ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर ये जारी रहेगा और ये भारत की नीति बन चुका है। यानी अगर अब से कोई आतंकवादी घटना भारत में अंजाम दे, और उसका जिक्र भी किया उन्होंने कि पाकिस्तान से इस पर बात हुई है कि कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, ना तो किसी तरह की घटिया सैन्य कार्रवाई और ना ही किसी तरह की आतंकवादी घटना पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगी। इसको लेकर पाकिस्तान को कड़ा जवाब और संदेश दे दिया गया और उसने उसको माना है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने मान लिया है और ये अश्योरेंस भी दी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पिछला पास्ट हिस्ट्री पाकिस्तान की है, वो पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे ऑर्डर देने के सेंटर एक नहीं है, एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वहां पे ऑर्डर देने के ब्रिगेड कमांडर कुछ और कर रहा है, आर्मी कमांडर कुछ और कर रहा है। तो मुझे लगता है कि, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पाकिस्तान ऐसी गलती अब ना कर दे जैसे उसने 71 में भी, मैं चश्मदीद गवाह हूं, 71 में भी 16 तारीख को सीज फायर हो गया था और उसने 17 को अटैक कर दिया था। तो अब आज प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से मैसेज पाकिस्तान को दे दिया है और उसके बाद जो है पाकिस्तान को बहुत बड़ी प्राइस देनी पड़ेगी। तो यही शायद पाकिस्तान मानेगा उसको। और उसकी रीढ़ की हड्डी तो देखिए कुरैशी जी, 13 उनके एयर बेस है, उसमें से 11 तोड़ दिए हैं। आज पिक्चर दिखाए गए, वीडियो आए हैं कि वहां पे आधा किलोमीटर के गड्ढे उनके रनवे पे हो गए। तो वो तो कई सालों तक, ये जो इसको थोड़ा सा IMF से लोन मिला है, वो तो शायद आटा ही खरीद पाएगा। और अब मेरे ख्याल से मुनीर की हिम्मत नहीं होएगी। लेकिन उसने अगर कोई बेवकूफी कर दी तो अब की बार बहुत ही मुश्किल। और उसका संदेश भारतीय सेना ने भी दे दिया और भारत के प्रधानमंत्री ने भी दे दिया है कि कोई भी हरकत, कोई भी छोटी सी हरकत आतंकवाद की और पाकिस्तानी सेना की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री के संबोधन को पूरी दुनिया ने सुना, भारत ने भी सुना, पाकिस्तान ने भी सुना और पूरी दुनिया ने सुना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ पूरी दुनिया को संदेश भी दे दिया है और अपनी प्रतिज्ञा दोहराई है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी।